दोपहर 12 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा पांडे। समाचार में सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। 100 वर्ष की उम्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन को अहमदाबाद के यूएन अस्पताल में निधान मुक्तिधाम में मां हीराबेन का किया गया अंतिम संस्कार। प्रधानमंत्री की मां के निधन पर राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री समेत तमाम लोगों ने दी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा, शानदार शताब्दी का ईश्वर के श्री चरणों में विराम। सीएम ने कल फेलोशिप कार्यक्रम के अंतर्गत 100 आकांक्षात्मक विकास खंडों में तैनात शोधार्थियों से किया संवाद। कहा, आकांक्षात्मक विकास खंडों की प्रगति के लिए अनेक अच्छे कार्य में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिला। स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ के निर्णय के खिलाफ प्रदेश सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी की दाखिल। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा का आज तड़के निधन हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर के मुक्तिधाम में अपनी मां का अंतिम संस्कार किया। उन्होंने 100 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। माता हीराबा पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रही थी। कुछ दिन पहले ही अचानक तबियत बिगड़ने के बाद उन्हें अहमदाबाद के यूएन मेहता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इससे पहले मां हीराबा के निधन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह अहमदाबाद पहुंचे थे, जहां प्रधानमंत्री ने गांधीनगर में अपने स्वर्गीय मां हीराबा को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने उनकी वह अंतिम यात्रा में शामिल हुए और मां की पार्थिव शरीर को कंधा भी दिया। जहां हीराबेन का अंतिम संस्कार सनातन धर्म के अनुसार सारे विधि विधान के साथ बेहद सादे तरीके से किया गया, जिसमें केवल परिवार और कुछ निकट संबंधी ही शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मां हीराबा के निधन की जानकारी देते हुए ट्वीट किया, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा, शानदार शताब्दी का ईश्वर चरणों में विराम। मां में मैंने हमेशा उस त्रिमूर्ति की अनुभूति की है, जिसमें एक तपस्वी की यात्रा, निष्काम कर्मयोगी का प्रतीक और मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध जीवन समाहित रहा है। प्रधानमंत्री ने एक अन्य ट्वीट में कहा कि मैं जब उनसे 100वें जन्मदिन पर मिला तो उन्होंने एक बात कही थी जो हमेशा याद रहती है। यानी उन्होंने पहले गुजराती में लिखा, उसका ट्रांसलेट है, फिर ये यानी काम करो बुद्धि से और जीवन जियो शुद्धि से। और इसी दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी के निधन पर शोक जताया। अपने ट्वीट संदेश में उन्होंने लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा का 100 वर्षों का संघर्षपूर्ण जीवन भारतीय आदर्शों का प्रतीक है। श्री मोदी ने मातृ देवो भव की भावना और हीराबा के मूल्यों की अपने जीवन में ढाला। मैं पुण्यात्मा की शांति के लिए प्रार्थना करती हूँ। परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के निधन पर दुख जताया। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि माननीय प्रधानमंत्री, माता जी के हीराबेन मोदी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करता हूं। उन्होंने मातृत्व के गुण को दर्शाते हुए सादगी का उदाहरण दिया, जहां ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। ओम शांति ओम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा के निधन पर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी शोक व्यक्त किया। उन्होंने लिखा, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पूज्य माता जी के निधन पर गहन शोक संवेदना व्यक्त करता हूं। हीराबा जी का संघर्षपूर्ण व सात्विक जीवन सदैव प्रेरणा है, जिनके वात्सल्य व सत्यनिष्ठा से देश को यशस्वी नेतृत्व मिला। मां का जाना अपूर्णीय क्षति है। इस रिक्तता की पूर्ति असंभव है। सादगी, तपस्या और कर्म की त्रिवेणी मां के चरणों में सादर प्रणाम निवेदित करता हूं। ईश्वर प्रधानमंत्री जी व परिजनों को संबल प्रदान करे और पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। ओम शांति।
गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूज्य माताजी हीराबा के स्वर्गवास की सूचना अत्यंत दुखद है। मां एक व्यक्ति के जीवन की पहली मित्र और गुरु होती है, जिसे खोने का दुख निस्संदेह संसार का सबसे बड़ा दुख है। उन्होंने कहा कि हीराबा ने जिन संघर्षों का सामना करते हुए परिवार का पालन पोषण किया, वो सभी के लिए एक आदर्श है। उनका त्यागपूर्ण तपस्वी जीवन सदा हमारी स्मृति में रहेगा। पूरा देश दुख की इस घड़ी में प्रधानमंत्री मोदी जी व उनके परिवार के साथ खड़ा है। करोड़ों लोगों की प्रार्थना आपके साथ है। ओम शांति। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया। अपने ट्वीट संदेश में राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता श्री हीराबा के निधन से मुझे गहरी वेदना हुई है। एक मां का निधन किसी भी व्यक्ति के जीवन में ऐसी शून्यता लाया है जिसकी भरपाई असंभव है। दुख की इस घड़ी में प्रधानमंत्री जी और उनके पूरे परिवार के प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। ओम शांति। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन के निधन पर ट्वीट कर कहा कि एक पुत्र के लिए मां पूरी दुनिया होती है। मां का निधन पुत्र के लिए असहनीय और अपूर्णीय क्षति होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूज्य माता जी का निधन अत्यंत दुखद है। प्रभु श्री राम दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करें। ओम शांति। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा के निधन पर दुख जताया। नितिन गडकरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूज्य माताजी हीराबेन जी के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। उनको मेरी भावभीनी श्रद्धांजलि। हीराबा जी ने अत्यंत कठिन और संघर्षपूर्ण जीवन जीते हुए जो संस्कार अपने परिवार को दिए, उसी से नरेंद्र भाई जैसा नेतृत्व देश को मिला है। चलिए यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। अरे वाह, लेजेंड की बैट। इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड बैट। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए आरबीआई कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपनी मां हीराबेन के अंतिम संस्कार के बाद प्रधानमंत्री आज पश्चिम बंगाल में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 7,800 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की आधारशिला रखी और कई परियोजनाओं का लोकार्पण भी किया। प्रधानमंत्री कोलकाता मेट्रो के जोका तारातला खंड का भी उद्घाटन किया और कई अन्य रेल परियोजनाओं की आधारशिला रखे तथा लोकार्पण भी किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस बीच सीधे आपको पश्चिम बंगाल लिए चलते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। पर बहुत नकारात्मक असर डाला है। एक चुनौती रही इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्यों में विभिन्न एजेंसियों में तालमेल की कमी और दूसरी चुनौती रही ट्रांसपोर्ट के विभिन्न साधनों में भी आपसी तालमेल का जीरो होना। इसका नतीजा ये हुआ कि सरकार के एक विभाग को पता ही नहीं होता था कि दूसरा विभाग कहां नया काम शुरू करने वाला है। इसका खामियाजा देश के ईमानदार टैक्स पेयर को उठाना पड़ता था। देश का ईमानदार टैक्स पेयर हमेशा से सरकारी पैसे की बर्बादी से, परियोजनाओं में देरी से, भ्रष्टाचार से नफरत करता है। जब वो देखता है कि उसकी गाढ़ी कमाई से दिए हुए टैक्स से गरीब का नहीं बल्कि किसी भ्रष्टाचारी का भला हो रहा है, तो उसका खिन्न होना स्वाभाविक है। पैसे की इसी बर्बादी को रोकने के लिए विभागों में, सरकारों में तालमेल को बढ़ाने के लिए
पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान लागू किया गया है। अब चाहे विभिन्न राज्य सरकारें हो, अलग अलग सरकारी विभाग हो, कंस्ट्रक्शन से जुड़ी एजेंसियां हो या इंडस्ट्री के लोग हो, सब एक ही प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं। पीएम गति शक्ति देश में ट्रांसपोर्ट के अलग अलग माध्यमों को जोड़ने, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के काम को भी गति दे रहा है। आज देश में रिकॉर्ड तेजी से हाईवे बन रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं, वाटरवे बन रहे हैं, नए पोर्ट बन रहे हैं और इसमें भी सबसे बड़ी बात ये कि इन्हें अब इस तरह तैयार किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल अपने सरकारी आवास पर मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम के अंतर्गत 100 आकांक्षात्मक विकास खंडों में तैनात शोधार्थियों से संवाद कार्यक्रम में अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने शोधार्थियों से संवाद किया। शोधार्थियों ने अपने अपने विकास खंडों में किए जा रहे उल्लेखनीय कार्यों से उन्हें अवगत भी कराया, जहां मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा के अनुरूप आकांक्षात्मक जनपदों की तर्ज पर प्रदेश में आकांक्षात्मक विकास खंडों का चयन किया गया। इन विकास खंडों में एक एक मुख्यमंत्री फेलो की तैनाती की गई। उनके प्रशिक्षण के उपरांत 21 अक्टूबर साल 2022 को उन सभी फेलो के साथ संवाद बनाते हुए उन्हें नियुक्ति पत्र तथा टैबलेट उपलब्ध कराए गए थे। उसके बाद सभी शोधार्थियों ने अपने अपने तैनाती क्षेत्र में कार्य प्रारंभ किया, जहां सीएम ने कहा कि हमारी कमी है कि हम डाटा कलेक्शन नहीं करते और उसे अपलोड भी नहीं करते। इस कारण कई बार अनेक क्षेत्रों में कार्य तो होते हैं, लेकिन डाटा अपलोड न करने के कारण लोगों को उसकी प्रगति से अवगत नहीं करा पाते। आप सभी फेलो अपनी तैनाती स्थल में समन्वय के साथ साथ डाटा कलेक्शन तथा प्रतिदिन की गतिविधि को अपलोड करने का कार्य करेंगे। डाटा सही होना चाहिए, जहां मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा प्रत्येक 3 माह में तथा नियोजन विभाग द्वारा प्रतिमाह इसका मूल्यांकन किया जा रहा है। हमारी जो सबसे बड़ी कमी है वो यही है कि हम लोग एक तो डाटा कलेक्शन नहीं करते और फिर उसको अपलोड भी नहीं कर पाते, जिसके कारण उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को बहुत बार उसके बहुत सारे सेक्टर ऐसे होते हैं जहां पर उसने कार्य तो किया है लेकिन डाटा अपलोड न करने के कारण हम लोग उसमें पीछे रहते हैं और एक हर एक क्षेत्र में देखने को मिलता है। और इसीलिए हम लोगों ने रिसर्च फेलो के रूप में आपको तैनात किया है। कोऑर्डिनेशन के साथ साथ वहां पर डाटा कलेक्शन करना, हर दिन की गतिविधियों को अपलोड करना और फिर अभी हम लोग हर तीसरे महीने इसका मूल्यांकन कर रहे हैं। हर महीने नियोजन विभाग कर रहा है, हर तीसरे महीने मैं इसमें संवाद बनाने की कार्रवाई के साथ अपने को जोड़ने का प्रयास कर रहा हूं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हम इन सभी के साथ जुड़ करके संवाद बनाएंगे। हमें वे सभी पैरामीटर लेने होंगे जो आपको ट्रेनिंग के दौरान यहां बताए गए हैं, जिन पर कार्य करते हुए हम उसे जो स्टेट एवरेज है उस स्टेट एवरेज के क्रम में आगे बढ़ाने में योगदान दे सकें। बरेली इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के चौथे दीक्षांत समारोह में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मेडिकल के 59 मेधावी छात्र छात्राओं को गोल्ड मेडल, 46 विद्यार्थियों को सिल्वर मेडल और 62 मेधावियों को ब्रांज मेडल प्रदान किए। विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि मेडिकल की पढ़ाई बहुत परिश्रम वाला काम है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर का हंसता चेहरा जब मरीज देखता है तो उसे डॉक्टर पर विश्वास हो जाता है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स और वैज्ञानिकों ने एक ही वर्ष में कोरोना की वैक्सीन बनाकर देश को सुरक्षा प्रदान की है। इस अवसर पर राज्यपाल ने विश्वविद्यालय द्वारा गोद लिए गए प्राथमिक विद्यालय के 50 छात्र छात्राओं को पुस्तकें और उपहार भी वितरित किए। एक तो आयुर्वेद में आप जा रहे हो और इसकी बहुत ही आवश्यकता है मित्रों। एलोपैथी दवाई जरूर इफेक्ट कर देती है, तुरंत इफेक्ट कर देती है, लेकिन मूल में से ये जो रोग है वो जाता नहीं है और इसी वजह से आयुर्वेदिक की ओर अब भारत आगे बढ़ रहा है।
उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कल विशेष अनुमति याचिका एसएलपी दाखिल की है। प्रदेश के नगर विकास मंत्री AK शर्मा ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ओबीसी के आरक्षण के लिए ओबीसी आयोग का भी गठन किया गया है। एसएलपी में राज्य सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने और उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट आने के बाद ओबीसी आरक्षण के साथ निकाय चुनाव कराने का अनुरोध किया। चलिए रुकते एक छोटे से नगर निकाय के चुनावों के लिए माननीय लखनऊ की हाईकोर्ट ने परसों एक निर्णय सुनाया था। उस निर्णय के क्रियान्वयन की दिशा में हम लोगों ने कल एक आयोग का गठन किया है। 5 सदस्यीय आयोग का गठन कर दिया गया है। उस आयोग का रिपोर्ट आने के बाद पिछड़े वर्ग के आरक्षण के लिए बाकी का विचार होगा और उन्हें आरक्षण दिया जाएगा। माननीय योगी जी की सरकार ने और हम सब ने ये बात स्पष्ट कर दिया है कि पिछड़े वर्ग के आरक्षण के बिना निकायों के चुनाव नहीं कराए जाएंगे। उसी कड़ी में जहां कानूनी थोड़ी बातें थीं उनका अध्ययन करके राज्य सरकार ने हम लोगों ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट में एक एसएलपी स्पेशल लीव पिटीशन दाखिल की गई है। जिन बातों में हमारा कहीं कानूनी मतांतर था उनके अपने पक्ष में न्याय के लिए हमारी बात कहने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में हम गए हैं, जहां एसएलपी दाखिल कर दी गई है। चलिए यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पास कुछ और समाचारों का रुख करेंगे। फूल वाला, केटरिंग वाला, बैंड वाला, ये लो भाई। बैंड बजेगी पापा, अगर गड़बड़ हुई तो गए पैसे। अरे नहीं रे, बैंक संभाल लेगा। कैसे? मैंने पॉजिटिव पे सिस्टम पे रजिस्टर किया है। बैंक को चेक्स और बेनिफिशियरीज की जानकारी दे दी है। बैंक चेक करेगा, जांच करेगा, डिटेल्स मैच नहीं तो क्लियरेंस नहीं। अच्छा, लाइए मुझे दीजिए। फोटो वाला, लाइट वाला, मंडप वाला। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बलरामपुर में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रवास दौरे के दूसरे दिन गुरुवार को युवा मतदाताओं से संवाद किया। उन्होंने युवाओं को देश का भविष्य बनने के लिए प्रेरित भी किया। जहां नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि उत्तर प्रदेश के आकांक्षी जिलों को डबल इंजन की सरकार का लाभ मिला है। उन्होंने युवा मतदाताओं को प्रेरित करते हुए कहा कि युवा देश के भविष्य हैं, उन्हें देश के विकास में अपना सहयोग देना चाहिए। कृषि मंत्री ने कहा कि भारत देश एक कृषि प्रधान देश है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूर्वांचल के देवरिया से लेकर बुंदेलखंड के झांसी तक कृषि क्षेत्र में काफी विकास हुआ है। उन्होंने कहा कि मोटे अनाज की उत्पादकता में विशेष ध्यान दिया जा रहा है। आने वाले समय में देश में मोटे अनाज की उत्पादकता में वृद्धि हेतु प्रचार प्रसार कराए जाएंगे। साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से कृषि को बढ़ावा दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश राज्य कृषि प्रधान राज्य है। पूर्वांचल देवरिया से लेकर और बुंदेलखंड के झांसी जिले तक उत्तर प्रदेश सरकार ने कृषि के क्षेत्र में नए आयामों को छुआ है। चाहे वो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का मामला हो, चाहे गंगा जी के किनारे नेचुरल फार्मिंग का मामला हो, चाहे ऑर्गेनिक फार्मिंग का मामला हो, चाहे केसीसी अभियान की सफलता हो, चाहे पीएम किसान योजना के अंतर्गत लोगों को लाभ दिलाने का मामला हो, चाहे गेहूं, धान और हॉर्टिकल्चर की फसलों के उत्पादन का मामला हो, हर क्षेत्र में उत्तर प्रदेश सरकार ने कीर्तिमान हासिल किया है। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी को और कृषि मंत्री जी को हृदय से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। आगरा में उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के सहयोग से 5वें नेशनल डिजाइन अवार्ड साल 2022 का कल आयोजन किया गया। नेशनल डिजाइन अवार्ड समारोह का शुभारंभ केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल ने किया। इस मौके पर भारत के विभिन्न प्रांतों की लगभग 200 ड्रेस डिजाइनरों की 260 ड्रेस को मॉडल्स द्वारा रैंप कैटवॉक कर प्रदर्शित किया गया। इस दौरान कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक के आकर्षक परिधानों को प्रदर्शित कर भारतीय कला और संस्कृति के
सामाजिक संदेश भी दिए गए, जहां हैंडवर्क, पेंटिंग, मिरर के साथ विभिन्न फैब्रिक के एथनिक, इंडो वेस्टर्न के आकर्षक परिधानों का प्रदर्शन किया गया। एसपी सिंह बघेल ने इस दौरान कहा कि हिंदुस्तान के हर राज्य का प्रतिनिधित्व हो रहा है। भारत में विभिन्नता में एकता है, इसीलिए यहाँ परंपरागत वेस्टर्न एंटीक ड्रेस पहनते हैं। उन्होंने कहा कि आगरा भी फैशन डिजाइनर का केंद्र बने, क्योंकि यहाँ केवल फैशन शो का आयोजन नहीं बल्कि देखने के लिए ऐतिहासिक धरोहरें भी हैं। फैशन की राजधानी है। मुझे लगता है 130 करोड़ वाला देश दुनिया में कोई नहीं है, और ये विभिन्न कल्चर, संस्कृति, आध्यात्म, विभिन्न भाषाएं, विभिन्न खान पीन, विभिन्न पहनावे वाला देश है। डिजाइनर से कहना चाहूंगा, बहुत स्कोप है आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। उसका कारण यह है कि जितनी विभिन्नताएं ड्रेसिंग में हमारे देश में इतनी कहीं नहीं। केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने फतेहपुर के असोथर में कल प्रधानमंत्री आवास योजना लाभार्थियों के चाबी वितरित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। कार्यक्रम में साध्वी निरंजन ज्योति ने विद्युत सखियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस मौके पर साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि जनपद में लगभग 5,500 लाभार्थियों को आवास के प्रमाण पत्र वितरित किए गए। साथ ही उन्होंने जनमानस से आग्रह करते हुए कहा कि किसी भी व्यक्ति को आवास के नाम पर पैसे ना दे, ये पैसे आपके हैं और आपके खाते पर ही आएंगे। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति तक सरकार की कल्याणकारी योजनाएं पहुंचे और लोग लाभान्वित हों। पहले हम भी पर्दे में रहते थे, हम सोचते थे क्या कुछ काम कभी नहीं होगा, पर जब हम समूह में जुड़े हैं तब हम विद्युत सखी का जब हम कार्य कर रहे हैं तब हम महिलाओं को ही बताया कि आप भी निकलिए, समूह में जुड़िए, समूह से बहुत कुछ है। जो कि महिलाएं बहुत सी जो हैं, मान लीजिए जो अचीव नहीं कर सकती हैं, वही राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत उनके रहने की बहुत अच्छी व्यवस्था है। जो गरीब महिलाएं हैं, जो हमारे यहाँ मान लीजिए जिनके यहाँ व्यवस्था सही नहीं हो पा रही, उनके लिए सबसे अच्छी व्यवस्था है उन्हें आवास योजना का। पूरे उत्तर प्रदेश में 62,000 लाभार्थियों के नाम उसमें ऐड हुए हैं और फतेहपुर में लगभग 5,500 के लगभग लाभार्थियों को आवास का प्रमाण पत्र दे रहे हैं। अभी 6 ब्लॉक मेरे आजकल लगा करके हो चुके हैं, सभी ब्लॉकों में, और जाकर के घर घर में उनको प्रमाण पत्र देना। एक आग्रह मेरा ये है कि आपके खाते में, लाभार्थी के खाते में पैसा पहुंचना है, किसी को पैसा नहीं दें। मैं बार बार चेतावनी देती हूँ, ना तो ये आवास का पैसा प्रधान दे रहा है, ना सेक्रेटरी दे रहा है, सीधे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी गरीबों को आवास दे रहे हैं, इसलिए किसी को पैसा देने की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कुछ देशों में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर दवा कंपनियों के साथ आवश्यक दवाओं की स्थिति की समीक्षा की। बैठक में एक प्रस्तुति के जरिए स्वास्थ्य मंत्री को बढ़ते वैश्विक परिदृश्य के बारे में बताया गया। स्वास्थ्य मंत्री ने देश में कोरोना महामारी के दौरान दवा कंपनियों के अमूल्य योगदान के लिए उन्हें सराहा है, जहां दवा कंपनियों को आवश्यक दवाओं की आपूर्ति के मद्देनजर वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर करीब से नजर रखने को कहा गया। साथ ही कोरोना की दवाओं के साथ सभी दवाओं का पर्याप्त स्टॉक और उपलब्धता सुनिश्चित करने को भी कहा गया है, जहां दवा कंपनियों ने भी कोविड दवाओं की आपूर्ति श्रृंखला का प्रबंधन कर सकने का भरोसा जताया। मिर्जापुर जनपद के एक स्कूल में पढ़ने वाले एक छात्र ने कुछ ऐसा कर दिखाया है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। गुरु नानक इंटर कॉलेज में 11वीं कक्षा के छात्र ओनम सिंह की, जिसने सब्जी धुलने वाली मशीन को बनाकर कमाल कर दिखाया है। ओनम के इस आविष्कार ने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। इस उपलब्धि पर उसे IMM गुजरात की ओर से पुरस्कृत भी किया जाएगा। इस मशीन से सब्जी धुलने में पानी का भी कम प्रयोग होगा। छात्र ओनम सिंह ने पढ़ाई के साथ इस मशीन को 2 महीने कड़ी मेहनत कर तैयार किया है। पढ़ाई के साथ हर दिन 1 घंटे मशीन के लिए समय निकालता था। मशीन में कुल 1,000
रुपए खर्च हुए हैं। एक मशीन में एक बाल्टी, एक मोटर पंप, तार, प्लास्टिक की टोकरी, पाइप और नल की टोटी का प्रयोग किया गया है। जिला विज्ञान क्लब के समन्वयक सुशील कुमार पांडे का कहना है कि मूली धुलने में किसानों को काफी परेशानी होती है, क्योंकि मूली में काफी मिट्टी लगी होती है। किसानों को परेशानी को देखते हुए छात्र ने ये मशीन को तैयार किया है। इस तरह की पहली मशीन बनाई गई है। आगे इसमें और काम भी किया जाएगा। जैसे वॉशिंग मशीन काम करता है उस तरह से काम करेगा। इसका सबसे बड़ा फायदा पानी की बचत होगी। बचे हुए पानी को पेड़ों में उपयोग के लिए भी लाया जा सकता है। मेरा जो इनोवेशन है मूली धोने ऑल वेजिटेबल वॉशर मशीन, उसमें हमारे समय लगा 2 महीने का और हमारा उसमें पैसा इतना लगा कि मेरा रुपए वहाँ उसमें लगा है 1000 रुपये बनाने में। ये पैसे हमारे पिताजी दिए हैं और इसमें इनोवेशन करना चाहता हूँ और उसमें और अच्छा इसको करना चाहता हूँ। तो हमारे डीएसटी के कोऑर्डिनेटर और बीएचयू के वैज्ञानिकों से मैंने कृषि वैज्ञानिकों से संपर्क किया। उन्होंने बताया कि ऐसे एक मशीन का निर्माण करिए, इसी मशीन को इतना ऐसा डेवलप करिए कि सब्जियों को धोया जा सके, प्योर अच्छे से साफ हो सके। फिरोजाबाद में एक कार्यक्रम में 700 छात्र छात्राओं ने एक बनने, नेक बनने और देश प्रेम पर आधारित विभिन्न प्रस्तुति पेश की। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कौमी एकता, देशभक्ति पर आधारित विभिन्न कार्यक्रमों का हजारों लोगों ने आनंद लिया। देशभक्ति के गीत एवं नाटक के अलावा विभिन्न प्रदेशों के लोकप्रिय नृत्य एवं गीतों के ने अनेकता में एकता की मिसाल कायम की। कार्यक्रम में कोविड-19 के दौरान जान गंवाने वाले डॉक्टर्स को श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम में जिलाधिकारी रवि रंजन एवं भाजपा सदर विधायक मनीष असीजा उपस्थित रहे। गुरु गोविंद सिंह के 556 में प्रकाश पर्व के अवसर पर गाजीपुर के मोहम्मदाबाद एवं दिलदार नगर गुरुद्वारे में पंजाब से आए रागी जत्थेदारों द्वारा शब्द कीर्तन का आयोजन किया गया। सुबह प्रभात फेरी निकाली गई और देर रात तक शब्द कीर्तन के बाद लंगर का आयोजन हुआ। आज के संदर्भ में गुरु जी का जहाँ भी आपको उस समय जो उस समय का शासक था उनकी बहुत ही ज़्यादा जोर जुल्म था। उस समय भारत की संस्कृति, भारत का धर्म खतरे में था। उस समय गुरुजी ने एक आंधी में रोशनी का दिया जलाया जिसने कि भारत के धर्म की रक्षा की। उस संदर्भ में आज भी खालसा पंथ हमेशा देश की सेवा के लिए तत्पर रहता है, चाहे वो भारत की सेना हो या जहाँ भी आवश्यकता हो। सिख हमेशा बहादुरी से डटा रहता है। और अंत में एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 100 वर्ष की उम्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन को अहमदाबाद के यूएन अस्पताल में निधान मुक्तिधाम में मां हीराबेन का किया गया अंतिम संस्कार। प्रधानमंत्री की मां के निधन पर राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री समेत तमाम लोगों ने दी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा, शानदार शताब्दी का ईश्वर के श्री चरणों में विराम। सीएम ने कल फेलोशिप कार्यक्रम के अंतर्गत 100 आकांक्षात्मक विकास खंडों में तैनात शोधार्थियों से किया संवाद। कहा, आकांक्षात्मक विकास खंडों की प्रगति के लिए अनेक अच्छे कार्य में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिला। स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ के निर्णय के खिलाफ प्रदेश सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी की दाखिल।